हेलो बच्चों, आज हम लोग मोल कंसेप्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं और वो ये है, हम लोग आज ये सीखेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करेंगे। मतलब एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी हुई हो, दूसरे रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी रिएक्ट करेगी उसके बारे में, या एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी दी हुई हो उसकी हेल्प से हम किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकालना हो उसके बारे में। ठीक है, तो रिएक्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज़ में आपका वेट रिलेशनशिप भी आ सकता है, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप भी आ सकता है, वॉल्यूम रिलेशनशिप भी आ सकता है। यानी रिएक्टेंट का वेट दिया हो, प्रोडक्ट का वेट निकालना हो, रिएक्टेंट का वेट दिया हो, प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना हो अगर वो गैसियस फेज में है तो। ऐसे ही रिएक्टेंट गैसियस फेज में है तो उसका वॉल्यूम दिया होगा और प्रोडक्ट भी गैसियस फेज में है तो प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लगभग 3 टाइप का रिलेशनशिप पढ़ेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी से रिलेटेड। उसमें एक वेट रिलेशनशिप, एक वेट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं और किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है और क्या क्या की कंसेप्ट हमें यूज़ करना चाहिए रिएक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए, वो मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। जैसे पहला कंसेप्ट है स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है 2KClO3, इसको हीट करने पे 2KCl प्लस 3O2, ये सॉलिड है और ये गैस है, ये बन रहा है। अब ये जो 2 एंड 3 नंबर है ना, इन दीज नंबर्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक तो ये याद कर लो आप, ये बहुत बार टर्म आएगा। दीज नंबर्स आर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी बैलेंस्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पहले जो नंबर प्रकट होता है, जो नंबर अपीयर होता है, दैट नंबर इज कॉमनली नोन एज स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस्ड इक्वेशन में। ठीक है, अब इन्हीं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बेसिस पे हम लोग एक दूसरे के वेट को, वॉल्यूम को इंटरकनेक्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग इनको मोल की तरह ट्रीट करें। ऐसे ट्रीट करें कि जब 2 मोल KClO3 रिएक्ट करता है तो 2 मोल KCl बनता है और 3 मोल ऑक्सीजन बनता है। ये है कंसेप्ट। तो कई बार कनेक्ट करने में बेकार सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, सिली मिस्टेक जिसे आप अपने लैंग्वेज में कहते हो। तो इस सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैं एक सीधा सा फार्मूला बताता हूँ। इन एनी बैलेंस्ड रिएक्शन, इन एनी बैलेंस्ड इक्वेशन और रिएक्शन हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो A मॉलिक्यूल ऑफ A प्लस B मॉलिक्यूल ऑफ B चेंजिंग इनटू C मॉलिक्यूल ऑफ C प्लस D मॉलिक्यूल ऑफ D। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसके अंदर हम लोग कभी भी अगर एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना चाहें रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो कैसे लिखेंगे? मोल ऑफ A रिएक्टेड डिवाइडेड बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ B रिएक्टेड डिवाइडेड बाय इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट is equal to mole of C formed divided by उसका stoichiometric coefficient and is equal to mole of D formed divided by उसका stoichiometric coefficient। This is the key relationship जिससे आपका stoichiometry पे बेस्ड हर सवाल हो जाएगा। पर ध्यान रहे, हमने लिखा है मोल ऑफ A रिएक्टेड, तो अगर 100% रिएक्शन नहीं होती है तो वहाँ पे फिर एक और कंसेप्ट आ जाएगी लिमिटिंग एजेंट की, दैट विल डील सेपरेटली। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी मोल दिया हुआ है वो पूरा रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट नहीं किया तो आपको रिएक्टेड नंबर ऑफ मोल्स में ही ये रिलेशनशिप निकालना होगा। एक्सेस में जो बचा हुआ है उसके लिए आप नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं लिख सकते मोल ऑफ A गिवन अपॉन A, मोल ऑफ B गिवन अपॉन B। ये तभी कह सकते हैं जब A और B दोनों कम्प्लीटली रिएक्ट करें। ठीक है, तो इस तरह से अगर मुझे इसी रिएक्शन के लिए लगाना हो तो कैसे लगाऊंगा मैं? अब इसको मैं हटा देता हूँ। इस रिएक्शन के लिए मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? मोल ऑफ KClO3 रिएक्टेड अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl फॉर्म्ड अपॉन 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 फॉर्म्ड अपॉन 3। अब अगर आप इनमें से किसी भी दो का पेयर ले लो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि मोल ऑफ KClO3 reacted can be written as 2/3 times mole of O2 formed
या फिर ऐसे लिख सकते हो कि मोल ऑफ O2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स मोल ऑफ KClO3 रिएक्टेड। तो ये बात आप ध्यान रखो कि ये सारी चीज उस पे डिपेंडेंट है। किसी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में किसी रिएक्टेड क्वांटिटी, रिएक्टेंट की रिएक्टेड क्वांटिटी अपॉन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू दूसरे रिएक्टेंट का रिएक्टेड क्वांटिटी अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्म के लिए भी इसी तरह से लगा सकते हैं, एंड इजीली आपका सवाल आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे वेट ऑफ KClO3 निकालना है और 2.24 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन STP पे बन रहा है। तो मुझे पता करना है कि 2.24 ml O2 STP पे बनाने के लिए कितना वेट आपको KClO3 का लेना पड़ेगा। तो जो कंसेप्ट सीखा है एग्जैक्टली वही लगाने का है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मोल ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड और रिएक्टेड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 formed divided by 3. Mole of O2 formed will be 2.24 divided by 22400 मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया है STP पे अपॉन 3 लिख दिया, एंड मोल ऑफ KClO3 निकल आया यहाँ से, विल गेट मोल ऑफ KClO3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये मोल ऑफ KClO3 आ गया। तो मुझे वेट ऑफ KClO3 निकालना हो तो क्या करूँ मैं, मोल को इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूँ। मॉलिक्यूलर वेट इसका 122.5 ग्राम होता है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 इज 122.5, तो यहाँ से निकाल लेंगे आप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ gaseous total volume of gaseous products formed when 8.4 gram of NaCO3 is heated। इजी है, अभी भी ये रिएक्शन दी हुई है इस लेवल पे। जब बच्चों को रिएक्शन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता है तो रिएक्शंस क्वेश्चन में देना पड़ेगा, बैलेंस्ड इक्वेशन देनी पड़ेगी। जब आप बैलेंसिंग सीख जाएंगे, रिएक्शंस के प्रोडक्ट के बारे में समझ जाएंगे, तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखो, हमारे पास गैसियस दो प्रोडक्ट हैं, तो आई कैन राइट mole of H2O is equal to, can we write mole of H2O upon 1 is equal to mole of NaHCO3 upon 2, यानी जितना मोल NaHCO3 का होगा उसका हाफ मोल H2O का बनेगा। और मोल ऑफ NaHCO3 कितना होगा, 8.4 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 84 है, सो दिस विल कम्स आउट टू बी 0.05। सेम वे आई कैन राइट मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू, सेम यहाँ भी देख सकते हैं कि 2 मोल NaHCO3 से 1 मोल ही CO2 बन रहा है, यानी CO2 का मोल भी NaHCO3 के रिएक्टेड मोल का हाफ होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी अगेन 0.05। तो टोटल मोल ऑफ गैसेस हो गया 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.1। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस हो गया at STP 0.1 into 22.4, this comes out to be 2.24 liter, right? This is your answer। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कंसेप्ट जो ज़रूरत पड़ता है केमिकल रिएक्शंस के क्वेश्चंस को, केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करने में, वो है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। दिस इज कॉमनली नोन एज POAC। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसमें, बेसिक कंसेप्ट है ये है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर एटम पे या एक से ज़्यादा एटम्स पे हम लोग कंजर्वेशन थियरी लगाते हैं। कंजर्वेशन थियरी क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में यानी रिएक्टेंट में जितने एटम्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के होंगे उतने ही एटम तो प्रोडक्ट साइड में जाएंगे, एटम्स तो डिस्ट्रॉय या क्रिएट होते नहीं हैं। तो सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं ऑफ एन एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू number of atoms
of same element in products। ठीक है, तो रिएक्टेंट में किसी पर्टिकुलर एटम्स के नंबर, किसी पर्टिकुलर एटम के नंबर और प्रोडक्ट में किसी पर्टिकुलर एटम के नंबर हमेशा बराबर होंगे किसी केमिकल रिएक्शन में। जैसे मान लो आपके पास ग्लूकोज का रिएक्शन हो रहा है, C6H12O6 कंबस्शन हो करके CO2 बन रहा है। अब इसमें खास बात ये है इस रिएक्शन में कि इस कंसेप्ट में खास बात ये है कि इस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए यू डू नॉट रिक्वायर अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ये सबसे अच्छी बात है। तो सिंपली हमको करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के मोल निकालने हैं, राइट हैंड साइड में कार्बन के मोल निकालने हैं, बराबर कर देने हैं, कार्बन एटम्स के मोल बराबर कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके एक मोल में 6 कार्बन है, तो इसके मोल को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर टोटल कार्बन आ गया। इसके एक मोल में 1 कार्बन है, तो इसके टोटल मोल को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट साइड में कार्बन एटम्स आ गए, इक्वेट कर दिया, POC लग गया। अब यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मिल जाएगी। हो सकता है ग्लूकोज का मोल दिया हो, CO2 का मोल निकालना हो सकता है ग्लूकोज का वेट दिया हो, CO2 का वॉल्यूम निकालना हो HTP पे, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है K4FeCN6 और ये लेट से जा रहा है CO2 में, और एक मैंने HNO3 भी लिख दिया यहाँ पे ताकि मुझे 2 एटम पे लगाने का मौका मिल जाए। तो ज़रा देखिए, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, इसका प्रोडक्ट सब पता नहीं है, कुछ भी नहीं, आर्बिट्रेरी रिएक्शन लिख दिया है। तो अगर मैं अप्लाई करूँ, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन कार्बन, तो कैन बी राइट मोल ऑफ कार्बन, मोल ऑफ K4FeCN6 इंटू 6। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल जो मोल इसके होंगे उसका 6 गुना कार्बन होगा, तो आई कैन सिंपली राइट मोल्स ऑफ कार्बन इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ K4FeCN6 मल्टीप्लाइड बाय 6। और इधर कितना है एक मोल में, एक ही कार्बन है, तो आई कैन राइट मोल ऑफ कार्बन इंटू 1। ये आपका कार्बन के POC का इक्वेशन निकल आया। इसी तरह से इफ यू नीड टू अप्लाई POC ऑन नाइट्रोजन, तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, मोल ऑफ K4FeCN6 इंटू 6, ये हो गया नाइट्रोजन का मोल इन LHS, और इधर लिख सकता हूँ मैं मोल ऑफ HNO3 इंटू 1। यहाँ से आपको या तो HNO3 का डेटा निकालना होगा या K4FeCN6 का, इजीली निकला है। क्लियर? ऐसे मान लीजिए, लेट्स से एग्जांपल 3, मान लीजिए मेरे पास ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे जो एटम है वो टूट के एक से अधिक प्रोडक्ट में जा रहा है, लेट्स से PH3 प्लस H3PO2, ऐसा कुछ आर्बिट्रेरी मान लिया मैंने। तो अब फास्फोरस पे यदि मैं POAC लगाना चाहूँ तो फास्फोरस के लेफ्ट हैंड साइड में तो केवल P4 मोल देगा, राइट हैंड साइड में PH3 और H3PO2 दोनों देगा, और ये मानते हैं कि तीसरा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें फास्फोरस जा रहा हो। तो इफ आई अप्लाई POAC एंड फास्फोरस, तो कैन वी राइट नंबर ऑफ moles of P4 into 4 is equal to number of moles of PH3 into 1 plus number of moles of H3PO2 into 1। यहाँ से आप 3 में से हो सकता है 2 का डेटा दिया हो, तीसरे का इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो और एग्जांपल लेता हूँ कि बस अपना पर्पज़ यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में उस पर्टिकुलर एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स और राइट हैंड साइड में उसी पर्टिकुलर एटम के मोल इक्वेट करने होते हैं। क्लियर? अगला एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। इस पे एसिड है, एसिड का OH माइनस से रिएक्शन हुआ, एक तो H2S बना, एक मान लो ऐसे आर्बिट्रेरी H2H2O3 बना। अब इसमें मुझे सल्फर पे POC लगाना है, कैसे लगाएंगे देखिए, अप्लाई POAC ऑन सल्फर, क्या लिखेंगे, मोल ऑफ S8 इंटू 8, क्योंकि एक मोल में 8 सल्फर है ना, और जितने मोल होंगे उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सल्फर के मोल आ जाएंगे, मस्ट बी इक्वल टू मोल ऑफ H2S इंटू 1 प्लस मोल ऑफ H2S2O3 इंटू 2, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 सल्फर है,
तो जितने मोल H2SiO3 के रहे होंगे उसको ट्वाइस कर देंगे तो वहाँ से सल्फ़र सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से सल्फ़र पे POC लग गया। एग्जाम्पल 5, let's say I have I2 plus H2O changing into I minus plus IO3 minus। इसमें मुझे अप्लाई करना है POAC on iodine। तो can we again write number of moles of I2 into 2 ये हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इन लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड में दो प्रोडक्ट हैं तो आई कैन राइट मोल ऑफ I माइनस इंटू 1 प्लस मोल ऑफ IO3 माइनस इंटू 1। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई। मैंने 4-5 एग्जाम्पल ले लिए, अब मैं क्वेश्चंस करूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो इस तरह से POAC लगाते हैं। बेसिक पर्पस क्या होता है कि रिएक्टेंट में किसी पर्टिकुलर एटम्स की टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं POAC पे बेस्ड। क्वेश्चन में दिया है 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated with a series of reagents so as to convert all carbon atoms into K2ZnFeCN6 whole twice। एक बात तो इन्होंने इनडायरेक्टली बता दी अपने को, इनफैक्ट डायरेक्टली बता दी कि कार्बन ही वो एटम है जो कंजर्व है, बाकी कौन सा एटम कहाँ जा रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आई विल अप्लाई POAC ऑन कार्बन एटम। और ऐसी सिचुएशन में POAC इज़ द ओनली मेथड विच यू कैन अप्लाई टू गेट द आंसर। मुझे बताना है कि प्रोडक्ट का वेट कितना होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन कर दिया है। तो मैं की कंसेप्ट यहाँ से पकड़ रहा हूँ, K2CO3 के सारे कार्बन एटम को कन्वर्ट करना है K2ZnFeCN6 ट्वाइस। तो इफ़ आई अप्लाई POAC ऑन कार्बन एटम व्हाट आई गेट, आप देख रहे हैं कि इसके एक मोल में एक कार्बन है और इसके एक मोल में 12 कार्बन एटम है। 6 इंटू 2 6 कार्बन ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाइड बाई 2 टोटल 12 कार्बन एटम हो जाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, मोल ऑफ K2CO3 इंटू 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ K2ZnFeCN6 होल ट्वाइस इंटू 12। तो इसका वेट यदि मैं W मान लूँ तो W/698 इंटू 12 इज इक्वल टू 27.6 डिवाइडेड बाई 138। यहाँ से W आपका आ जाएगा 11.6 ग्राम। इजी क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25.4 ग्राम ऑफ I2 एंड 14.2 ग्राम ऑफ Cl2 आर मेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ ICl एंड ICl3। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ICl एंड ICl3 फॉर्म्ड। अब मुझे ये पता नहीं है इस क्वेश्चन में कि I2 की Cl2 से रिएक्शन होकर के दो अलग अलग रिएक्शन में बन रहा है ICl एंड ICl3 या सेम रिएक्शन में बन रहा है। बट एक बात तो तय है कि क्वेश्चन में लिखा है मेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली, इसका मतलब ये हो गया कि आयोडीन और क्लोरीन दोनों के एटम्स कंजर्व हो गए, कंप्लीट रिएक्शन होकर के आयोडीन और क्लोरीन दोनों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा मान लेता हूँ, इसके X मोल मान लिया और इसके Y मोल मान लिया। ठीक है, तो आई कैन अप्लाई POAC ऑन आयोडीन एंड क्लोरीन बोथ सेपरेटली। इसके मोल मुझे पता है, आयोडीन के मोल कितने हो जाएंगे 25.4/254 इसका मॉलिक्यूलर मास है, एंड क्लोरीन 14.2 डिवाइडेड बाई 71 इसका 0.2 मोल हो गया। तो मोल ऑफ आयोडीन हमारे पास दिया है 0.1 एंड मोल्स ऑफ क्लोरीन दिया है 0.2। तो इसके दोनों के मोल मैंने मान लिए हैं। नाउ लेट या सिंपली लिखें अप्लाई POAC ऑन आयोडीन। आयोडीन पे POAC लगाएंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इंटू 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 इंटू 2 मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ICl इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ICl3 इंटू 1। आयोडीन इन्हीं दोनों में जा रहा है तो जितना मोल ICl होगा उतने मोल आयोडीन इधर आया होगा, और जितना मोल ICl3 होगा इतने ही मोल आयोडीन ICl3 में आया होगा। नाउ आई गेट एन इक्वेशन। आयोडीन के मोल मुझे 0.1 दिए हैं इंटू 2 इज इक्वल टू X प्लस वाई। तो X प्लस वाई इज इक्वल टू 0.2, एक इक्वेशन बन गई। सेम वे
आई कैन अप्लाई POAC ऑन कार्बन, सॉरी आयोडीन पे लगाया, क्लोरीन पे लगा सकते हैं। क्लोरीन देखिए इन दोनों में ही जा रहा है, तो आई कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन इंटू 2 इसलिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ICl इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ICl3 इंटू 3। ये आपका आ जाएगा 0.2 इंटू 2 इज इक्वल टू x प्लस 3y, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 0.4। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, y की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। पढ़ने में समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन करने में एकदम क्लैरिटी है कि करना क्या है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ ड्राई ग्रीन एल्गी दिया हुआ है। दिस एब्जॉर्ब्स 5.5 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CO2 पर आवर बाई फोटोसिंथेसिस। इफ द फिक्स्ड कार्बन एटम्स, ये इंपॉर्टेंट बात दी हुई है, is all going to be stored after photosynthesis as starch. So how long would it take for algae to double its own weight assuming photosynthesis take place at a constant rate? यानी कि जो कार्बन है ना CO2 का, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा कि वेट डबल हो जाए। यानी कि 1 ग्राम पहले था और बाद में 2 ग्राम हो गया, तो जो 1 ग्राम बना, 1 ग्राम जो इंक्रीज हुआ वो किसकी वजह से? स्टार्च की वजह से। पूरा CO2 जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, यानी जितना कार्बन एटम था वो स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। तो स्टार्च के बनने और डिपॉजिट होने की वजह से एक्स्ट्रा 1 ग्राम बढ़ गया, तो स्टार्च का वेट आ गया, वेट इंक्रीज्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ स्टार्च एंड दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो यहाँ से मैं मोल निकाल सकता हूँ। मोल ऑफ स्टार्च इज इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 162N। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 12 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 5, दिस कम्स आउट टू बी 162N। N बाहर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्टार्च का मोल पता चल गया। इफ़ आई अप्लाई POAC ऑन कार्बन एटम, CO2 का स्टार्च में कन्वर्जन हो रहा है। देखिए CO2 इज चेंजिंग इनटू C6H10O5 होल N। सो सिंपली अप्लाई POAC ऑन कार्बन, क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टार्च इंटू 6N। 1 मोल स्टार्च में 6N मोल है, ठीक है। तो CO2 के मोल, अब आप यहाँ पे मान लो लेट नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू x। तो 1 घंटे में इतना CO2 एब्जॉर्ब होता है, तो x आवर्स में कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा? 5.5 इंटू 10⁻³ इंटू x इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टार्च 1/162N इंटू 6N। यहाँ से N कैंसिल हो गया, x की वैल्यू रफली 6.7 आवर्स आ जाएगी। तो इसमें मैंने क्या लगाया है? सिंपली कार्बन एटम पे POAC लगा दिया, हमारा आंसर आ गया, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जो POAC पे बेस्ड थे। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट था, इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। और अगला यूनिट जिसके अंदर हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ने वाले हैं, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए।